ध्रुव ने फोन उठाया। उसने देखा कि ये नोएडा का नंबर था। उसे कुछ अंदाजा हो गया था। उसे लगा कि दिया कॉल कर रही होगी, पर फोन कनेक्ट होते उसे किसी कम उम्र की लड़की की आवाज सुनाई दी। आवाज से लड़की की उम्र अभी 19-20 साल लग रही थी। क्या आप ध्रुव बोल रहे हैं? लड़की की आवाज में कुछ हड़बड़ी थी, जैसे उसकी बस छूटने वाली हो। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, हाँ, आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। लड़की ने कमांडिंग टोन में कहा। उसे छोड़ दो। जवाब में ध्रुव ने कहा, अगर मैं न छोड़ूं तो? इस पर फोन के दूसरी छोर से एक सख्त अंदाज में जवाब आया, ना छोड़ूं तो? तुम इतना कहने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि जितेश के पेरेंट्स कौन है? कामिनी ने मुझे अभी फोन किया था। मैं तुम्हें साफ कर दूं कि अगर जितेश को कुछ भी हुआ तो तुम नोएडा से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। ओह। ध्रुव के अंदाज से साफ था कि उसे लड़की की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लोग ध्रुव को जितना ज्यादा धमकाने की कोशिश करते थे, वो उतना ही ज्यादा एरोगेंट हो जाता था। ये बात उस लड़की को भी समझ में आ गई थी। उसने अपनी आवाज नीचे करते हुए कहा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी माँ भी यही है। मैं उनसे तुम्हारी बात करा देती हूँ। इतना कहकर उसने अपना फोन ध्रुव की माँ इंद्रजीत कौर को दे दिया। ध्रुव को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी माँ नोएडा कैसे पहुंच गई और वहां क्या कर रही थी? इतने क्रूशल मोमेंट में माँ कहाँ से आ गई? इंद्रजीत कौर ने फोन उठाया और ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मामला इतना गंभीर नहीं है जितना तुम समझ रहे हो? चलो छोड़ो उसे। अभी मेरे साथ वापस चलो। चलो वापस दिल्ली लौट चलते हैं और तृप्ति को अपने साथ ले जाएंगे। ध्रुव हैरान था। उसने माँ से पूछा, माँ, तुम नोएडा क्यों आई हो? इंद्रजीत कौर ने तुरंत जवाब में कहा, छोड़ो ये सब। अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। तुम्हारे साथ क्या इशू है? क्या तुम्हें अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना पसंद नहीं है? अब तुम्हारे पास पैसे हैं और एक अच्छी पत्नी है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? पर ध्रुव को अभी भी चैन नहीं आ रहा था। उसने फिर से पूछा, माँ, अभी अभी मुझसे फोन पर कौन बात कर रही थी? ध्रुव का सवाल सुनकर इंद्रजीत कौर थोड़े गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, उसे लेकर परेशान मत हो जाना। अभी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। जितेश को छोड़ दो और तुरंत वापस चले जाओ। इंद्रजीत कौर को अच्छे से पता था कि नोएडा में ध्रुव का रहना ठीक नहीं है। वो यहाँ रुका तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। ध्रुव के साथ धोखा हुआ था और जिस शख्स ने उसे झूठ बोलकर यहाँ फंसाया था वो कोई और नहीं था बल्कि निहाल था। निहाल अपने खुद के कारणों से नोएडा आया था और इंद्रजीत कौर निहाल के कारण अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। इंद्रजीत कौर सरल और शांत दिखती थी, लेकिन वो इतनी मूर्ख भी नहीं थी। नोएडा में राणा फैमिली ने निहाल को 20 साल पहले भगा दिया था। नोएडा से लोगों ने उसे निकाल दिया था और उसका शिकार करना चाहते थे। निहाल राणा फैमिली और उस लेडी से नफरत करता था। हालांकि यह अभी तक तय नहीं हो पाया था कि इस मामले में कभी कोई बदलाव होगा भी या नहीं, पर इतना तो तय था कि यहाँ आने के पीछे निहाल के अपने कुछ कारण थे। निहाल बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था और उस लेडी के लिए महाजन फैमिली के हेड की पोस्ट भी छोड़ने को तैयार था। निहाल जैसा आदमी अगर इस तरह की जिद पकड़ ले तो वो कुछ बहुत ही खतरनाक काम कर सकता था। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। इंद्रजीत कौर ने फिर से ध्रुव को समझाते हुए कहा, जितेश को अभी छोड़ दो। वो काटोका के किसी आदमी का बेटा है। उसे नाराज मत करो। इंद्रजीत कौर ने बात पूरी की। ध्रुव ने हाँ के अंदाज में कहा, ठीक है माँ, मैं समझता हूँ। ठीक है। इतना कहकर इंद्रजीत कौर ने फोन काटकर उस लड़की को लौटाते हुए कहा, मेरा बेटा मान गया है। अब तुम भी इसे भूल जाओ। उस लड़की ने साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसने इज्जत के साथ इंद्रजीत कौर से कहा, आप अपने बेटे पर नजर रखिए। उसे दोबारा ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें करने से रोकिए। भले ही जितेश नाजायज लड़का है, लेकिन उसका स्टेटस बहुत अच्छा है। मैं आपको 1 दिन का समय दे रही हूँ और अगर आप 1 दिन के भीतर नोएडा छोड़कर नहीं गई तो मुझे मेरी फैमिली को इस बारे में बताना पड़ेगा। तब तक मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। जवाब में ध्रुव की माँ ने कहा, मैं समझ गई। प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत बताइए। उस महिला से बात करते वक्त इंद्रजीत कौर अलग ही इंसान लग रही थी। इंद्रजीत कौर की बात सुनकर वो लड़की मुड़ी और जाकर अपनी कार में बैठकर चली गई। वो सीधे जितेश के बंगले की तरफ चलती। जैसे वो बंगले में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। जमीन पर खून के धब्बे थे, साथ ही वहां मारपीट के निशान भी थे। सिल्वी को जिस कुर्सी से बांधा गया था वो कुर्सी और रस्सी भी वहीं थी। उस लड़की ने आह भरते हुए कहा, अच्छा होगा कि तुम मौत के साथ मत खेलो, नहीं तो तुम्हारे साथ तुमसे जुड़े लोग भी मारे जाएंगे। उसी समय जितेश के बंगले से कुछ दूर सड़क पर जितेश ध्रुव की ओर देख रहा था। उसे ध्रुव के चेहरे पर अपने लिए कोई रहम नहीं दिख रहा था, इसलिए जितेश मौत की भीख मांग रहा था। उसने ध्रुव से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मिस्टर गिल,
अगर तुमको मुझ पर जरा भी रहम आ रहा है तो प्लीज अब मुझे मार डालो। ध्रुव के पंजे में फंसने के बाद जितेश को ऐसा लग रहा था जैसे वो जीते जी नर्क में आ गया हो। पिछले 1 घंटे में ध्रुव ने जितेश को नर्क की सारी यातनाएं दे दी थी। ध्रुव ने जितेश की ओर देखा और मजाक में कहा। अब तो मुझे बता दो। ध्रुव के सवाल पर जितेश ने अपना चेहरा घुमा लिया। वो ध्रुव को ये नहीं बताना चाहता था कि उसका असली बाप कौन था, जिस पर ध्रुव ने उससे कहा। डोंट वरी, मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है। ध्रुव ने वाइपर को इशारा किया, जिसे देखकर जितेश अब चुप नहीं रह सकता था। वो तुरंत बोलने लगा। मिस्टर गिल, आप ये सब बेकार में कर रहे हैं। भले ही आप ये जानते हो, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा असली बाप बहुत इन्फ्लुएंशियल है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सभी ड्रामा कर रहे हैं, सब ड्रामा कर रहे हैं, सबको अपना किरदार निभाना है। लेकिन मैं जानता हूं कि असल खेल क्या है। मैं ग्रेडी की पिछली जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं। उसने कटोका में किसी को नाराज कर दिया था। कटोका में मेरी मां के स्टेज परफॉर्मेंस पर लोग शोर मचा रहे थे, जिस पर ग्रेडी ने नाराजगी जताई थी, जिससे झगड़ा बहुत बढ़ गया था। बात मारपीट तक पहुंच गई। इतना कहकर जितेश ने गहरी सांस लेकर कुछ सोचा और आगे बोला। ग्रेडी की इस मारपीट ने काटोका के उस इंसान को गुस्सा दिला दिया और उसने उस रात बीच सड़क में ग्रेडी के सामने ही मेरी मां के साथ। इतना कहकर जितेश मुस्कुराने लगा, पर उसकी आंखों में गहरा दर्द और नफरत साफ दिख रही थी। फिर उसने आगे कहा। और इसी हादसे के कुछ समय बाद मैं इस दुनिया में आ गया। जितेश की कहानी उसकी जिंदगी की दर्दनाक सच्चाई थी, जो किसी भी इंसान को हिला सकती थी। जितेश बोलते समय मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान बदसूरत थी और उसका चेहरा कांप रहा था। उसने आगे कहा। क्या तुम्हें लगता है कि ग्रेडी जैसा इंसान कायर है? वो क्या दिखावा कर रहा है? उसे पब्लिकली ऐसा दिखाना था जैसे इसे उस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ग्रेडी सारी जिंदगी मुझसे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसमें खुद ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि उसे पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं था। वो आदमी जो बच्चों को जन्म देने के लायक नहीं था। उसने अपनी कमजोरियों को छुपाने की पूरी कोशिश की। मेरी मां के साथ जो कुछ भी हुआ वो इसका गवाह था, पर उसने इसे सहा, लेकिन खुद अनजान बनने का ढोंग करता रहा। जब ध्रुव ने जितेश की बातें सुनी तो वो पूरी तरह से हैरान था। जितेश ने आगे कहा। ग्रेडी ने अपनी कायरता को छुपाने के लिए सब कुछ किया। वो मुझसे नफरत करता है। वो सिर्फ एक मास्क पहने हुए था, एक कमजोर इंसान का मास्क जो अपनी सच्चाई से भागता है। जितेश की बात सुनकर ध्रुव को लगा कि ग्रेडी के बच्चे पैदा करने की क्षमता का उस आदमी से कुछ लेना देना है। वो शख्स वास्तव में बेरहम था। इसके अलावा एक बात और साफ हो गई थी कि उनके और ग्रेडी के बीच बहुत सारे मतभेद थे। वाइपर जितेश को टॉर्चर करने के लिए ध्रुव के पास खड़ा था। अच्छी पिटाई करने के बाद जब जितेश ने अपना मुंह खोल दिया था, तब वाइपर ने थोड़ी चिंता के साथ ध्रुव से कहा। बॉस, तेजा उस तलवारबाज के पीछे रह गया है। क्या हमें उसको सपोर्ट देने के लिए जाना चाहिए? ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, उसे अकेले ही जाने दो। तेजा कॉम्बैट कम्युनिटी से था। अगर उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका नहीं मिला तो वो सारी जिंदगी कुढ़ता रहेगा। तेजा बहुत ताकतवर था। जसविंदर ने भी एक बार ध्रुव से कहा था कि तेजा को अगर अपने से तगड़े अपोनेंट का सामना करना पड़ेगा तो वो और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगा। इसलिए ध्रुव ने तेजा को बैकअप देने से मना कर दिया। ध्रुव की बात पर वाइपर ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, पर वो तलवारबाज काफी एक्सपर्ट लग रहा था। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि दूर से एक सफेद रंग की मिनी कार उनकी ओर तेजी से आगे आती दिखाई दी। कार की स्पीड काफी तेज थी और वाइपर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। ध्रुव के करीब पहुंचते ही ड्राइवर ने कार को ब्रेक लगाया और ध्रुव के सामने 90 डिग्री मोड़ते हुए कार को रोक दिया। कार से मिस चौधरी बाहर निकली। ये वही थी जो अभी कुछ देर पहले इंद्रजीत कौर के साथ बातचीत कर रही थी। इसने ध्रुव की मां से ध्रुव को रोकने के लिए कहा था। ध्रुव, कार से बाहर निकलते ही वो सीधे ध्रुव पर चिल्लाते हुए बोली। क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने तुमसे जितेश को रिहा करने के लिए कहा था। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ध्रुव उसे जानता था। ध्रुव ने इसके बारे में राणा फैमिली की इंफॉर्मेशन में पढ़ा था। यह दिया की शिष्या थी जो अब राणा फैमिली की मेंबर थी। उसने अपने मालिक का सरनेम चौधरी भी ले लिया था और लोग उसे सेठानी नाम से क्यों बुलाते थे यह ध्रुव को पता नहीं था। साथ ही ध्रुव ये भी नहीं जानता था कि सेठानी का निहाल से खून का रिश्ता भी था या नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि सेठानी बहुत ताकतवर थी। वो इस समय राणा फैमिली में सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थी। ध्रुव ने सेठानी की ओर घूर कर देखा। सेठानी ने गुजराती स्टाइल की साड़ी पहन रखी थी और उसका फिगर बहुत अच्छा था। उसकी शक्ल, सूरत और फैशन की समझ उसे स्पेशल बना देती थी।
ध्रुव ने सेठानी को देखकर पूछा। मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? ध्रुव के सवाल पर सेठानी ने ध्रुव को उदासीनता से देखकर कहा। मुझे कुछ करने के लिए मजबूर मत करो ध्रुव। भले ही ध्रुव ने कुछ भी ना किया हो और सेठानी चाहे तो एक झटके में उसे खत्म कर सकती थी। जब जितेश ने सेठानी की आवाज सुनी तो वो इतना एक्साइटेड था कि लगभग रो पड़ा। कई बार रोने के बाद उसे पता चला कि अब उसमें बोलने की ताकत नहीं रही। सेठानी ने एक बार फिर कहा। उसे छोड़ दो ध्रुव। क्यों? ध्रुव ने फिर से पूछा। सेठानी ने ध्रुव के सवाल पर टॉन्ट करते हुए कहा। क्यों? मेरी वजह से? मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। उस बदमाश निहाल और मेरे मालिक के बीच की दोस्ती को ध्यान में रखते हुए तुम्हें जितेश को छोड़ देना चाहिए। सेठानी जब ये कह रही थी तब बहुत कॉन्फिडेंट थी और सेठानी की बात सुनकर ध्रुव को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो जितेश के ठीक सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए सेठानी की ओर देखा। फिर उसने जितेश के सिर के बाल पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। सेठानी ध्रुव को देखकर हक्की बक्की रह गई। वो ध्रुव को बिना पल के झपकाए एकटक देख रही थी। ध्रुव ने वाइपर की तरफ हाथ बढ़ाया और वाइपर ने बगैर किसी झिझक के अपनी पिस्टल ध्रुव को पकड़ा दी। ध्रुव ने एक हाथ से जितेश के बाल पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ में पिस्टल थी। अब सेठानी को समझ में आ गया कि वो क्या करने जा रहा था। वो अब चुप नहीं रह सकती थी। उसने फड़फड़ाते हुए ध्रुव से कहा। ध्रुव, ध्रुव, मेरी तरफ देखो। तुम ये पागलपन मत करो। तुम पागल हो क्या? क्या तुम जानते हो कि उसका बाप कौन है? सेठानी चिल्लाकर ध्रुव को रोकने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव ने पोकर फेस के साथ कहा। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा था? मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम ये बात अच्छे से समझ लो कि मैं ध्रुव हूं। आई एम इनेविटेबल। अगर मैं किसी के पीछे पड़ गया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो मुझे भगवान भी नहीं रोक सकते। तो तुम कौन हो? सेठानी हैरानी से ध्रुव की ओर देख रही थी। वो सिर फिरे पागल की तरह लग रहा था। इतना कहते ही एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी और जितेश का सिर लुढ़क गया। गोली जितेश के भेजे से पार हो चुकी थी। इसके बाद ध्रुव ने जितेश को उठाकर सीधे हाई स्पीड हाईवे में फेंक दिया। ध्रुव ने न केवल उसे गोली मारी बल्कि जानबूझकर सेठानी को दिखाते हुए हाईवे पर फेंक दिया। सेठानी ने हैरानी, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के साथ ध्रुव को देखकर कहा। तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रही, इसीलिए शायद तुम अपनी मौत को ढूंढते फिर रहे हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती तभी हाईवे से एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी पोटैटो चिप्स को किसी ने कुचल दिया हो। एक बड़ा ट्रक जितेश के शरीर के ऊपर से गुजर गया था। ये देखकर सेठानी ने अपना माथा पीट लिया। वो यहाँ जितेश को बचाने के लिए आई थी। अब वो केवल जितेश की लाश को वापस भेजने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि वो संभलती, एक और ट्रक जितेश के शरीर पर फिर से चढ़ गया। अब सेठानी जितेश की लाश भी नहीं ले जा सकती थी। जितेश का शरीर ट्रक के पहियों के साथ पूरे हाईवे पर बिखरा पड़ा था। सेठानी ने अपना सिर घुमाया और ध्रुव को नफरत के साथ देखते हुए कहा। ये तुमने क्या कर दिया? इसके बाद क्या होगा तुम समझ भी नहीं सकते। तुम्हें कितना समझाया था। सेठानी बोलते बोलते इतने गुस्से में आ गई थी कि वो ध्रुव को खत्म कर देना चाहती थी। उसने ध्रुव पर हमला कर दिया और ध्रुव एक तरफ झुककर सेठानी के हमले से आसानी से बच गया। ध्रुव ने सेठानी पर हंसते हुए उससे पूछा। तुम नोएडा के लोग इतने बोरिंग क्यों होते हो? तुम? ध्रुव की बात सुनकर सेठानी का चेहरा तमतमा गया था। वो ध्रुव से बात नहीं करना चाहती थी। उसने गुस्से में फुफकारते हुए कहा। तुम निहाल जैसे ही हो। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। उसके बाद सेठानी ने ध्रुव की ओर अपनी आंखें घुमाई और जाने के लिए तैयार हो गई। ध्रुव ने बहुत पोलाइटली पूछा। निहाल को क्या हुआ? क्या वो तुम्हारे पापा हैं? दफा हो जाओ। तुम गधे हो। मेरी उम्र और उस बदमाश निहाल की उम्र भी देखो। क्या हम बाप बेटी लगते हैं? ध्रुव ने सेठानी की ओर देखा। फिर उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम सही कह रही हो। तुम उसकी लड़की जैसी नहीं दिखती। सेठानी ध्रुव से उलझना नहीं चाहती थी। उसने कहा। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। सेठानी ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी कार में बैठी और चली गई। कार में सेठानी ने झट से दिया को एक मैसेज भेज दिया। मैम, मैंने पहले ही कहा है कि मैं इन दोनों बेवकूफों की मदद नहीं कर सकती। मैं करना ही नहीं चाहती। मुझे करनी ही नहीं है। दोनों सनकी हैं। पहले उस बदमाश निहाल ने आपको धोखा दिया। इसके बावजूद भी आपके मन में उसके लिए थोड़ा उम्मीद बची थी। और अब ये ध्रुव, ये भी उस निहाल से कुछ कम नहीं है। वो भी निहाल जैसा ही है, बल्कि मैं कहूंगी निहाल से भी 2 कदम आगे है। सेठानी के मैसेज से पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में थी।
दिया ने सेठानी की बातों को नजरअंदाज करते हुए रिप्लाई किया। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें क्या दिक्कत है? दिया का मैसेज देखकर सेठानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रिप्लाई किया, मैम आप क्या सोच रही हैं? मैं आपकी तरह नहीं हूँ। उसने मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत कैसे की? जितेश भी मर चुका है। उसने मेरे मना करने के बाद भी उसे मेरी आंखों के सामने मार डाला। मुझे इस बारे में मेरी फैमिली को बताना होगा। भले ही सेठानी बहुत गुस्से में थी, पर दिया ने तुरंत रिप्लाई किया, नहीं, फिलहाल नहीं। मैम, सेठानी ने कुछ नाराजगी भरे मैसेजेस भेजे। महाजन फैमिली आपकी मेंटोर है, ये बात कोई भी समझ सकता है, पर आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं? जितेश भले ही नाजायज हो, पर वो उस आदमी का बेटा था। कामिनी पहले ही उससे मदद मांग चुकी है। उसे जब जितेश की मौत के बारे में पता चलेगा, आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा कि ध्रुव ने उसके बेटे को इतनी बेरहमी से मारा है, तब वो बदला लेने जरूर आएगा और इन बातों को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इसके अलावा अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हमारे प्लान भी अफेक्ट होंगे। मेरी फैमिली को अपनी गंदगी खुद साफ करने दीजिए, यही सही तरीका है। दिया अपने ख्यालों में थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ मिनटों के बाद भी उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद दिया ने कहा, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगी। दिया को इतना बोल्ड होता देखकर सेठानी ने कहा, आप You've been mesmerized by that man. मुझे पता था कि जब वो लौट कर आएगा तो आप सेफ नहीं रह पाएंगी। क्या आपको लगता है कि राणा फैमिली के लोग निहाल को छोड़ देंगे? अगर उन्हें पता चला कि निहाल नोएडा में है तो निहाल के बहुत सारे दुश्मन हैं। सेठानी ने कहा तो दिया कुछ देर तक चुप रही। सेठानी के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। उसने ड्राइवर से कहा, चलो मैम के यहाँ चलते हैं। ड्राइवर ने सिर हिलाया। सेठानी ने खुद से कहा, जितनी उनकी उम्र बढ़ रही है उतना ही वो कंफ्यूज्ड हो रही हैं। उस बदमाश निहाल के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी ध्रुव ने सेठानी के जाने का इंतजार किया और उसके बाद वो वाइपर के पास गया। वाइपर ने जब ध्रुव को देखा तो उसने कहा, बॉस मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। ये लोग मेरे दोस्त हैं। आज नोएडा में इन्हें बुलाया था, इसलिए मुझे इनको कुछ पार्टी देनी होगी। मुझे इनके साथ ड्रिंक करने जाना है, तो मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ। ध्रुव ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाते हुए उन सभी लोगों की तरफ देखा। उन सब ने आज जितेश को धूल चटाने में ध्रुव की मदद की थी। ध्रुव ने कहा, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो मांगे उन्हें दे दो और आज का सारा पेमेंट मुझ पर होगा। जवाब में वाइपर ने हंसते हुए कहा। थैंक्स बॉस, थैंक्स। वाइपर चला गया। ध्रुव की कार में केवल वो और सिल्वी अकेले बचे थे। सिल्वी ने कांपते हुए ध्रुव को देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। ये नोएडा था। कहते थे कि नोएडा के कनेक्शंस बाकी जगहों की तुलना में 100 गुना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते थे। यहाँ की राजनीति कुछ ऐसी थी कि गन चलाने वाले का पुलिस एनकाउंटर हो जाता था। सरकार और प्रशासन ने गुंडागर्दी, गैंग वॉर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सिल्वी ने मन ही मन कहा, ध्रुव नोएडा में है। उसने जितेश को कितनी बेरहमी से मारा है, लेकिन फिर भी ध्रुव को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद सिल्वी के चेहरे पर सिर्फ डर रह गया। सिल्वी ने ध्रुव को घूर कर देखा और पीछे हटते हुए बोली, ध्रुव, तुमने किसी की जान ली है। तुमने किलर्स को हायर किया। वो 2 कदम पीछे हटी। सिल्वी ध्रुव से दूर हटते हुए उस पर चिल्लाई, तुम मेरे पास मत आओ। मैं चाहती हूँ मैं शगुन को सब बता दूं कि तुम कितने बड़े शैतान हो। मैं पुलिस को सब बता दूंगी। सिल्वी ने अपना फोन निकालकर शगुन को फोन किया। ध्रुव उसकी तरफ झुक गया और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे सिल्वी की हरकतों से कोई परेशानी नहीं थी। वो जानना चाहता था कि सिल्वी आगे क्या करेगी। जब फोन कनेक्ट हुआ तब शगुन बहुत कमजोर लग रही थी। फोन उठाते ही शगुन ने पूछा, माँ क्या तुम ठीक हो? सिल्वी ने ध्रुव को ऐसे घूर कर देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो चिल्लाई, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या तुमने ध्रुव को मुझे बचाने के लिए कहा था? शगुन के चेहरे पर हैरानी थी। माँ अब क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? सिल्वी ने अपने पैर पटकते हुए कहा, क्या तुम जानती हो इस बदमाश ने क्या किया? सिल्वी ने धीमी आवाज में पूछा, जिस पर शगुन ने कहा, माँ तुम क्या कहना चाहती हो? ठीक से कहो। सिल्वी ने मुड़कर ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। इतना कहकर सिल्वी ने अपना सेलफोन निकाला और हाईवे पर पड़ी जितेश की लाश का वीडियो बनाने लगी।
सिल्वी को यकीन था कि जब शगुन को ध्रुव की इस करतूत के बारे में पता चलेगा तो वो ध्रुव का साथ छोड़ देगी। आखिर कौन एक किलर के साथ रहना पसंद करेगा। वीडियो बनाने के बाद सिल्वी ने पीछे मुड़कर ध्रुव की ओर देखकर कहा, अगर तुम सच में इतने हिम्मती हो तो चुप रहना। सिल्वी के मन में ध्रुव के लिए बेहिसाब नफरत थी। ध्रुव उसे बचाने इतनी दूर आया था, इस बात का एहसान मानना तो दूर, वो ध्रुव को शगुन की नजरों में भी गिराना चाहती थी। उसकी राय में ध्रुव एक दरिंदा था जो पैसों के लिए लोगों का मर्डर करता था। ऐसा लड़का उसकी बेटी के लायक हो ही नहीं सकता। सिल्वी की बातों, उसकी हरकतों से ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान थी, पर ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, ना ही सिल्वी को मनाने की कोशिश की, ना ही उसे रोकने की। अगर वो सिल्वी से छुटकारा पाना चाहता तो जब चाहे तब पा सकता था, लेकिन ध्रुव आज सिल्वी को अच्छा सबक सिखाना चाहता था। जैसे ही सिल्वी शगुन को जितेश की लाश की तस्वीरें भेजने वाली थी, ध्रुव ने अचानक उससे कहा, रुको, पहले ये तो। ध्रुव उससे कुछ और भी कहने जा रहा था, पर सिल्वी ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी से फिर कभी नहीं मिलोगे तो मैं तुमको माफ कर सकती हूँ। ध्रुव शांति से आगे बढ़ा। उसने अपना मोबाइल निकाला और विकराल के भेजे वीडियोस को प्ले कर सिल्वी को देते हुए कहा, अगर तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद मेरे और शगुन के बीच में नहीं आओगी तो मैं तुमको माफ कर सकता हूँ। ध्रुव ने उसी अंदाज में सिल्वी को उसका ही ऑफर दिया। वो काफी लंबे समय से सिल्वी पर अपना गुस्सा दबा रहा था और आज वो सिल्वी पर कोई रहम करने वाला नहीं था। सिल्वी ने एक गहरी सांस ली और ध्रुव को देखा। सिल्वी को अब जाकर थोड़ा होश आया और वो ध्रुव पर चिल्लाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। उसने वो फाइल खोली जो वैन ने उसे भेजी थी। उसमें तस्वीरें और वीडियोस थे। ध्रुव ने वीडियो पर टैप किया और अपना फोन सिल्वी के पास जमीन पर रख दिया। लो, इसे खुद देख लो। सिल्वी हैरान थी कि अचानक उसके कान में एक आवाज सुनाई दी। उसे एक औरत के चीखने की आवाजें आ रही थी। सिल्वी ने अपना सिर घुमाया और मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली। ध्रुव के मोबाइल फोन पर चल रहे सीन ने उसे डरा कर रख दिया था। ये कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मोबाइल पर सिल्वी की बहन दिशा की मौत का वीडियो था। उस रात जो कुछ हुआ वो वीडियो में था। दिशा के बगल में सिल्वी भी साफ दिख रही थी। इसे देखकर सिल्वी पूरी तरह से हैरान रह गई। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। फिर उसने अपना सिर उठाकर ध्रुव की ओर देखा, जैसे वो कुछ कह रही हो। अरे, ये क्या हो गया? तुम्हारे पास ये वीडियो कैसे आया? सिल्वी की अब और देखने की हिम्मत नहीं हुई। दिशा की मौत का सीन उसकी आंखों के आगे अभी भी ताजा था। सिल्वी ने अपनी फैमिली को बताया कि वो दिशा के साथ नहीं थी। फैमिली ने इस मामले की ज्यादा जांच नहीं की। आखिरकार दिशा एक गैम्बलर थी, ये बात सभी को पता थी। लेकिन अब ध्रुव के पास एक वीडियो क्लिप थी। अगर ध्रुव ने ये वीडियो लोगों के सामने रख दिया तो बेदी फैमिली ही नहीं बल्कि उसकी अपनी बाफना फैमिली भी उसे घर में घुसने नहीं देगी। सिल्वी ने तेजी से ध्रुव का सेलफोन उठाकर ध्रुव के सेलफोन से वो वीडियो डिलीट कर दिया। जब वीडियो डिलीट हो गया तो सिल्वी ने राहत की सांस ली। अपनी इस जीत की खुशी में सिल्वी ने पीछे मुड़कर ध्रुव को देखकर पूछा, अरे, कहाँ है वो वीडियो? मुझे नहीं दिख रहा। इतना कहकर सिल्वी जोर से हंसने लगी, पर उसे हैरानी इस बात की थी कि ध्रुव भी हंस रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाती, ध्रुव ने कार से एक बैग निकाला। इससे पहले कि सिल्वी कुछ समझ पाती, ध्रुव ने मोबाइल फोन से भरा बैग खोला और उन्हें एक एक करके जमीन पर फेंक दिया। बैग में लगभग 100 मोबाइल फोन थे जो किसी खास सॉफ्टवेयर से सिंक्रोनाइज थे और ध्रुव के एक क्लिक से सभी मोबाइल पर एक साथ वो वीडियो चलने लगा। क्या? सिल्वी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने डर से भरी हैरानी के साथ ध्रुव को देखा। वो ध्रुव के जाल में फंस चुकी थी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे भी डिलीट कर दो, इसके बाद एक बैग और भी है। फिर उसने वेबसाइट का एक पेज दिखाते हुए आगे कहा, अगर इससे भी जीना भरे तो मैं अपने प्राइवेट पेज से ये वीडियो फिर से डाउनलोड कर दूंगा। आज के समय में अपनी चीजें ऑनलाइन स्टोर की जा सकती थीं, पर शायद सिल्वी को टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं थी। सिल्वी ने ध्रुव के साथ खिलवाड़ किया था और अब उसे ध्रुव के हाथों मात खानी पड़ी थी। अगर ये वीडियो किसी को मिल गया तो उसकी जान मुश्किल में पड़ सकती थी। सिल्वी ने घूर कर ध्रुव को देखा और पूछा, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले ही बता चुका हूं। जिस पर सिल्वी बिफर पड़ी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इम्पॉसिबल। तुम्हारे आगे घुटने टेकूं? तुम खुद को समझने क्या लगे हो? सिल्वी ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया था। ध्रुव मुस्कुराया और उसने सिल्वी को नजरअंदाज कर दिया। वो अच्छे से जानता था कि बुरे लोगों से निपटने का केवल एक ही तरीका था, उससे भी ज्यादा बुरे बन जाओ।
इसके बाद ध्रुव ने फोन उठाया और सिल्वी को दिखाते हुए स्टार अवार्ड बिल्डिंग के इंचार्ज को फोन लगाया। उसने फोन पर कहा, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं, प्लीज इस न्यूज को जारी करें। साथ ही आयरलैंड मीडिया और यूरोपीय मीडिया को भी ये वीडियो शेयर करें। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सिल्वी ध्रुव के सामने घुटने टेक चुकी थी। सिल्वी की आंखों में आंसू थे। उसने ध्रुव के आगे हाथ जोड़कर कहा, नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज इसे बाहर मत भेजो। सिल्वी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। ध्रुव ने पलटकर सिल्वी की ओर देखकर पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। सिल्वी का सिसकियों से दम घुट रहा था। ध्रुव ने उसे मजबूर कर दिया था। ध्रुव, तुम्हारे और मेरे बीच गलतफहमी हो गई थी। अभी मेरी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। मैं ये भी जानती हूँ कि जितेश कोई अच्छा इंसान नहीं था। मैं हमेशा शगुन के लिए किसी अमीर लड़के को ढूंढ रही थी। नहीं, आयरलैंड में बेदी फैमिली का स्टेटस देखते हुए वो तुम्हारी और शगुन की शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। ध्रुव को यह सुनना अच्छा नहीं लगा। ध्रुव ने सिल्वी को नजरअंदाज कर फोन पर कहा, जब मैं वीडियो भेजूं तो इस पर ध्यान दें, आपको किसी का चेहरा धुंधला करना होगा। सिल्वी ने राहत की लंबी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत से बच गई थी। अपनी बात खत्म करने से पहले ध्रुव ने फोन पर आगे कहा, लेकिन आपको उन दो औरतों के चेहरों को ब्लर करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर सिल्वी को रोना आ रहा था, लेकिन कल उसने इतना कुछ सहा था कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे। उसने मन ही मन कहा, मैं पहले ही तुम्हारे सामने घुटने टेक चुकी हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? ध्रुव, मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ। सिल्वी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। अब उसके चेहरे पर ईमानदारी दिख रही थी, जैसे कि वो पूरी तरह से बदल गई हो। मैं तुम्हारे और शगुन के बीच में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। अगर वो मेरे साथ आयरलैंड लौटने को तैयार है तो भी उससे तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज इसे लीक मत करो। मैंने जिंदगी भर इज्जत पाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर वो ही चली गई तो मेरा जीना बेकार हो जाएगा। इतना कहकर सिल्वी ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते है ना? नहीं तो तुम मुझे बचाने नहीं आते। सिल्वी की आंखों में ईमानदारी थी, पर ध्रुव बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। उसने सिल्वी को घूरते हुए आगे पूछा, तुम्हें और क्या कहना है? सिल्वी में अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, फ्यूचर में मैं शगुन के सामने तुम्हें जलील करने की कोशिश भी नहीं करूंगी। बेशक उसकी माँ के तौर पर अगर वो तुमसे शादी करना नहीं चाहती है तो मैं उसे मजबूर भी नहीं करूंगी। ध्रुव ने फोन पर सामने वाले शख्स से कहा, ठीक है, सब ठीक है। ये खबर सबसे पहले तुम्हारे पास भेजी गई है। मेरी परमिशन के बिना किसी को भी इसे न तो फॉरवर्ड करना, न ही इसे ब्रॉडकास्ट करना। इतना कहकर ध्रुव ने फोन काट दिया। ध्रुव ने जानबूझकर ऐसा कहा था। वो चाहता था कि सिल्वी आगे भी कभी ध्रुव से पंगा लेने की न सोचे। सिल्वी तुरंत खड़ी होकर बोली, ध्रुव, क्या तुम इस वीडियो को डिलीट कर सकते हो? ध्रुव ने गुस्से में तमतमाते हुए पूछा। तुम्हें उठने को किसने कहा? ये सुनकर सिल्वी फिर से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मैं तुमसे पहले ही वादा कर चुकी हूँ। क्या तुम वीडियो डिलीट नहीं कर सकते? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ध्रुव मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके लायक हो? क्या तुम मेरे साथ शर्तों पर बातचीत करने के काबिल भी हो? सिल्वी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं। ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, चलो, ये अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी हैसियत कहाँ है। कार में बैठो, हम वापस जा रहे हैं। सिल्वी कार में बैठी। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उसी समय शगुन ने फिर से फोन किया। शगुन अपनी माँ को लेकर काफी परेशान थी। माँ उसे कई फोटोज भेजने वाली थी, पर अभी तक कुछ भेजा नहीं था, तो शगुन ने कॉल किया। माँ, तुमने क्या कहा था? ध्रुव को क्या दिक्कत है? तुम मुझे कौन सी फोटो भेजना चाहती थी? सिल्वी ने दांत पीस लिए। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना दबाव महसूस नहीं किया था। उसने जवाब दिया, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद ध्रुव और सिल्वी वापस हॉस्पिटल पहुंच गए। शगुन ने देखा कि आज पहली बार उसकी माँ ध्रुव के साथ अच्छे से पेश आ रही थी। सिल्वी के चेहरे में ध्रुव के लिए कोई दुश्मनी नहीं थी। ये देखकर शगुन ने हैरानी से पूछा, माँ, आज तुम्हें क्या हो गया है? सिल्वी ने घूमकर ध्रुव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए शगुन से कहा, मैं और क्या कर सकती थी? मैं अपने अच्छे दामाद के साथ वापस आ गई हूँ। तभी शगुन की नजर अपनी माँ के घुटने पर गई। तुम्हारे घुटनों को क्या हुआ? सिल्वी को अब ध्यान आया कि उसके घुटनों पर धूल लगी हुई थी। ओह,
वो जितेश, उसका भाई और ग्रैंडी सब बहुत बड़े गैंगस्टर थे, पर किस्मत अच्छी थी कि ध्रुव समय पर आ गया। सिल्वी के एक्सप्रेशन आज काफी अलग लग रहे थे, जिसे देखकर शगुन दौड़कर ध्रुव की बाहों में समा गई। उसने ध्रुव के चेहरे को धीरे से चूम लिया। थैंक्स। शगुन बहुत खुश थी। उसने मुड़कर ध्रुव की ओर देखा। उसका खूबसूरत चेहरा खुशी से भरा हुआ था। फिर उसने बिल्ली के बच्चे की तरह मासूमियत से पूछा, कि मेरी माँ को क्या हो गया है? तुमने ये कैसे किया? ध्रुव बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। वो शगुन को बता नहीं सकता था कि जैसे उंगली टेढ़ी किए बिना घी नहीं निकलता, वैसे ही जब ध्रुव टेढ़ी तरह से पेश नहीं आया, माँ भी नहीं मानी। ध्रुव ने उसकी माँ को उसी भाषा में जवाब दिया जो उसे समझ में आती थी। सिल्वी वहीं खड़ी दोनों को किस करता हुआ देखती रही, पर वार्ड से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। वो सोच रही थी कि उसे कोई रास्ता निकालना होगा, पर जब उसने देखा कि शगुन और ध्रुव बेशर्मों की तरह बार बार किस कर रहे थे, तो उसे बाहर जाना ही पड़ा। बाहर आकर उसने एक ठंडी सांस ली। आज पहली बार उसकी ध्रुव से आमने सामने की भिड़ंत हुई थी, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। इसके साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि उसे शगुन के साथ अपने रिश्ते और अच्छे करने होंगे। इन सब से कुछ दूरी पर डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी की लॉबी में दो औरतें अपनी सीटों पर बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। 3 मिनट हो गए, वो अभी तक मेरे लिए दवा क्यों नहीं लाए? उस लेडी का मूड बेहद खराब था। मिस मेहता, आजकल हर हॉस्पिटल में यही हाल है। दूसरी वाली लड़की अभी यंग ग्रेजुएट लग रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा। मिस मेहता, जो हॉस्पिटल के अंदर भी सनग्लासेस पहने हुई थीं, उन्होंने नखरे दिखाते हुए कहा, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इस बेकार हॉस्पिटल में कभी ना आती। इंटर्न टॉपिक चेंज करते हुए बोली, मिस मेहता, उधर देखिए, वो लड़की कितनी खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटरनेशनल सुपर मॉडल हो। इतना कहते ही दोनों शगुन को घूरने लगी। शगुन की खूबसूरती ने उन दोनों को ही नहीं, पूरे हॉस्पिटल में सबको मोहित कर लिया था। लेकिन जल्द ही मिस मेहता की नजर उस सुपर मॉडल के साथ चल रहे लड़के पर टिक गई। शगुन उसका हाथ पकड़कर चल रही थी। उस लड़के को देखकर मिस मेहता ने अपने सनग्लासेस उतार कर एक बार फिर से देखा। उसे पहचानते ही मिस मेहता के होश उड़ गए। ध्रुव गिल? उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। ध्रुव, वो भी ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ, उससे ये सुपर मॉडल कहाँ से मिल गई? इतना सोचते ही मिस मेहता उठी और ध्रुव की तरफ चल दी। मिस मेहता, आप क्या कर रही हैं? इंटर्न ने देखा कि मिस मेहता पहले ही अपना बैग लेकर जा चुकी थी। वो थोड़ा बनावटी गुस्से में थी। ध्रुव के पास जाकर मिस मेहता ने अपना बैग पकड़ा और ध्रुव के सिर पर मारते हुए कहा, बदमाश। उसे देखकर शगुन हैरान रह गई। ध्रुव भी कुछ समझ नहीं पाया। वहीं हॉस्पिटल के लोग खुश लग रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कोई बढ़िया तमाशा देखने को मिलेगा। ध्रुव ने अपने सिर के पिछले हिस्से को सहलाते हुए उस लड़की की तरफ देखा, तो ध्रुव को लगा कि वो कुछ जानी पहचानी शक्ल है। अगले ही पल ध्रुव के दिमाग में एक नाम आया, जैस्मिन मेहता। ध्रुव को जैस्मिन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उस पल में ध्रुव के मन में सारे इमोशंस उमड़ पड़े। उसने जैस्मिन को कनखियों से देखा और उसकी निगाहें जैस्मिन से हट नहीं पा रही थीं। जैस्मिन ध्रुव की कॉलेज के दिनों की गर्लफ्रेंड थी, जिसके लिए ध्रुव दिन रात मेहनत करता था, और वो एक ऑनलाइन पॉर्न वेबसाइट पर स्ट्रिप डांस करती थी। जैस्मिन ने एक बार ध्रुव के ऊपर रेप केस भी लगा दिया था। उसे देखकर ध्रुव को जरा भी खुशी नहीं हुई। यही हाल शगुन का भी था। उसने आते ही शगुन के सामने ही ध्रुव को अपने बैग से मारा था। शगुन ने गुस्से में पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? जैस्मिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या कहते हैं। वो ध्रुव को कॉलेज के दिनों से जानती थी। उसने शगुन को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। शगुन का सिर दीवार से टकराया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी भींच ली, फिर भी जैस्मिन की ओर देख रहा था। वो ध्रुव को न बोलता देखकर जैस्मिन ने हाथ उठाकर ध्रुव को फिर से मारते हुए कहा, बदमाश। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। जैस्मिन की इंटर्न असिस्टेंट भी हैरान रह गई। फिर वो तेजी से आई और जैस्मिन को खींचकर दूर ले गई और बोली, मिस मेहता, ये आप क्या कर रही हो? ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, माफी मांगो। जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। जवाब में ध्रुव ने गुस्से में कहा, तुम मुझ पर हाथ चला सकती हो, लेकिन मेरी गर्ल पर नहीं, चाहे तुम कोई भी हो। ध्रुव जैस्मिन को गुस्से से घूर रहा था। जैस्मिन कांप उठी और ध्रुव की आंखों को देखकर एक पल के लिए जैस्मिन भी डर गई थी। उसे लगता था कि ध्रुव के पास कुछ पैसे हैं, हालांकि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ध्रुव इतना तेज होगा। वहीं ध्रुव को लग रहा था कि ये नोएडा सच में मुसीबत भरी जगह है। नोएडा निहाल के लिए भी मुसीबत थी।
निहाल नोएडा आया तो दिया से मुलाकात हो गई और ध्रुव के सामने जास्मिन खड़ी थी। जास्मिन ने ध्रुव की बातें सुनी तो अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी गर्ल? फिर एक गंदी हंसी के साथ आगे बोली, ध्रुव, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगर वो तुम्हारी गर्ल है तो तृप्ति कौन है? शगुन अकेली नहीं थी जिसने ये सुना। पास में सिल्वी भी खड़ी थी। उसके कान में भी जास्मिन की आवाज पड़ी तो वो गुस्से में ध्रुव की ओर देखने लगी, लेकिन सिल्वी ने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। तृप्ति कौन थी? क्या ध्रुव को शगुन को बर्बाद करके चैन नहीं मिला जब दूसरी लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा था? जास्मिन के सवाल पर ध्रुव ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, इसका तुमसे क्या लेना देना? मैंने कहा माफी मांगो। जास्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो क्या करोगे? क्या तुम मुझ पर भी हाथ चलाओगे? क्या तुम में ऐसा करने की हिम्मत है? मैंने सुना था कि कॉलेज में एक लव कपल हुआ करता था। मुझे लगा कि तुम दोनों का रिश्ता प्योर है, पर तुम्हें एक मॉडल क्या मिली, तुम तो फिसल गए। जास्मिन बहुत गुस्से में थी। उसका एक कारण यह था कि उसे हर खूबसूरत लड़की से चिढ़ थी। अगर उसके पास शगुन की सुंदरता का आधा हिस्सा भी होता तो वो ध्रुव को पसंद नहीं करती, जो अब काफी पैसे वाला था। इसके बाद जास्मिन ने इंटर्न की ओर मुड़ते हुए कहा, उसकी फोटो लो और पता लगाओ कि ये कौन है। जाहिर है वो पहले से ही शगुन को कोई इंटरनेशनल सुपर मॉडल समझ रही थी। जास्मिन के डर से इंटर्न ने मना करने की हिम्मत नहीं की। वो हकलाते हुए बोली, हाँ जी मैम। इतना कहने के बाद जास्मिन ध्रुव की ओर देखकर मुस्कुरा दी। फिर ध्रुव को घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? ध्रुव थोड़ा कंफ्यूज था। जास्मिन उसका पहला प्यार थी, लेकिन आज जब ध्रुव ने उसे दोबारा देखा तो उसे लगा कि ये कुछ अजीब है। हालांकि उन्हें किसी बात का अफसोस नहीं था। ध्रुव ने सख्त आवाज में कहा, इसमें पछताने की क्या बात है? जास्मिन ने जानबूझकर दिखाने के लिए अपने लुई विटॉन के बैग को हाथ में लेते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि दिल्ली छोड़ने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? ध्रुव, तुमने मुझे बहुत कम आंका था। मेरा सोशल स्टेटस अब तुमसे कई गुना ज्यादा है। ओह, ध्रुव जानता था कि जास्मिन को दूसरों से अपनी तुलना करना बहुत पसंद था। ध्रुव ने थोड़ा मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा स्टेटस कितना ऊंचा हो गया है? ये सुनकर जास्मिन जोर से हंस पड़ी। उसने ध्रुव को टॉन्ट मारते हुए कहा, देखो तुमने क्या कहा, तुम आम आदमी ही रह गए। क्या तुमने मेरे कपड़े देखे हैं? ध्रुव की नजर जास्मिन पर पड़ी। उसके कपड़े वाकई काफी खास थे। उस पर एक सील भी लगी थी। यह सील टी क्लाउड सोसाइटी के मेंबर्स की ड्रेस पर होती थी, पर ध्रुव उसे ठीक से नहीं पहचान पाया। उसने जास्मिन से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ ये क्या है? जास्मिन ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की ओर देखकर जवाब दिया, ध्रुव, मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम अपने सारे पैसे उड़ा दोगे। अगर तुम्हारे पास समय हो तो कभी मित्रा कॉम्प्लेक्स जाकर वहां का एक प्ले देखना। तब तुमको पता चलेगा कि इस सील का क्या मतलब होता है। जास्मिन ऐसे बात कर रही थी मानो वो दुनिया की सबसे पावरफुल महारानी बन गई हो। उसने ध्रुव से कहा, ओके, अब मैं तुम्हारे जैसे इंसान से ज्यादा बात नहीं करना चाहती। मैं स्टार अवार्ड बिल्डिंग में द क्रिएशन ऑफ स्टार्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। जास्मिन मुड़ी और जाने लगी। उसे जाता हुआ देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मित्रा कॉम्प्लेक्स। ध्रुव ने सोचा कि वो जास्मिन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। ध्रुव ने अपना फोन निकाला और योगेश को फोन लगाया। फोन के दूसरे छोर पर योगेश ने जब देखा कि ध्रुव का फोन आया है तो उसने घबराहट में कहा, मिस्टर गिल, क्या बात है? आपने आज अचानक मुझे क्यों याद किया? मैं वैसे भी आपसे मिलने आ रहा था। हमने पहले ही मित्रा कॉम्प्लेक्स के लोगों के साथ इस बारे में डिस्कस किया था। आज से मित्रा कॉम्प्लेक्स ऑफिशियली नोएडा के गुट से अलग हो जाएगा। हम लोग मिस्टर गिल और निहाल पर पूरा विश्वास करते हैं। मुझे यकीन है कि आप कुछ भी बना और बर्बाद कर सकते हैं। हमें लगता है कि आप एक देवता को भी बना सकते हैं। ध्रुव ने जास्मिन को देखकर योगेश से फोन पर कहा, पर मैंने तुम्हें उस बारे में बात करने के लिए कॉल नहीं किया है। मुझे तुमसे एक खास काम था। योगेश ध्रुव की बातों पर कैसे विश्वास कर सकता था? उसे लगा कि ध्रुव अगर उसे कॉल कर रहा है तो इसका एक ही कारण हो सकता था। पूरी रात बीत गई और योगेश ने उसका काम नहीं किया, इसलिए वो दहशत में था। उसने डरते हुए कहा, मिस्टर गिल, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। मैं आमतौर पर चीजों के बारे में सोचना पसंद करता हूँ। योगेश ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, लेकिन आज से मैं वही करूंगा जो आप मुझसे करने को कहेंगे। प्लीज आप मुझे अपने लोगों में से एक माने मिस्टर गिल। नोएडा में योगेश की पोजीशन बहुत पावरफुल थी। योगेश को पूरा विश्वास था कि निहाल और ध्रुव नोएडा की सारी इक्वेशन बदल सकते हैं। ध्रुव बेबसी से मुस्कुराता हुआ बोला, मेरा ये मतलब नहीं है
ध्रुव सिर्फ ये जानना चाहता था कि जास्मिन किस लेवल पर थी, पर वो डायरेक्ट ये सवाल नहीं पूछ सकता था। योगेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्टर गिल, तो आपने मुझे क्यों याद किया? योगेश का सवाल सुनते ही ध्रुव ने पूछा। मैं तुमसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि मित्रा कॉम्प्लेक्स में नीले और सफेद रंग की सील किस लेवल के लोगों को दी जाती है? ये सुनकर योगेश की भौहें चढ़ गईं। ये सवाल थोड़ा अजीब था। ध्रुव ने ऐसा क्यों पूछा? इसका जवाब तो गूगल पर ही मिल जाता। योगेश समझ नहीं पा रहा था कि ध्रुव के मन में क्या है। वो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। उसने बहुत पोलाइटली जवाब दिया। मित्रा कॉम्प्लेक्स में 7 ग्रेड है। सबसे निचले ग्रेड की सील प्लेन व्हाइट रंग की होती है। जहां तक नीले और सफेद सील की बात है, वो 4th ग्रेड को आइडेंटिफाई करती है। योगेश की बात सुनकर ध्रुव ने मन ही मन कहा, ओह, 4th ग्रेड। ध्रुव ने जैसा सोचा, जास्मिन अगर 4th ग्रेड में पहुंच गई है तो ये कमाल की बात है। योगेश ने अपनी तरफ से पूछा। मिस्टर गिल, क्या आप मित्रा कॉम्प्लेक्स में कोई प्ले देखना चाहते हैं? अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए जगह छोड़ने के लिए कह दूंगा। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। नहीं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। जास्मिन भी पास में खड़ी ध्रुव की बातें सुन रही थी। उसे ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, पर जास्मिन को लगा कि ध्रुव को मित्रा कॉम्प्लेक्स के टिकटों के लेवल के बारे में जानकारी नहीं थी। जास्मिन जोर से हंसी और ध्रुव की तरफ पलट कर बोली। ध्रुव, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अगर तुम्हें वहां जाकर प्ले देखना ही है तो मित्रा कॉम्प्लेक्स चले जाओ। मैं टिकट अरेंज कर दूंगी। इतना कहकर जास्मिन ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा। हाँ, ये सच है। जास्मिन मुस्कुराई और बोली। ध्रुव, ये मेरा नंबर है। अगर तुम कोई शो देखना चाहते हो तो मुझे कॉल कर देना। पहले कभी मुझ पर जो इतने एहसान किए हैं, उसके बदले में मैं तुम्हें एक टिकट तो दे ही सकती हूँ। इतना कहने के बाद जास्मिन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और ध्रुव को अपना नंबर दिखाया। ध्रुव ने इसे नोट करने की जरूरत नहीं समझी। ध्रुव हैरानी से मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, टिकट खरीदने की मुझे क्या जरूरत? जास्मिन उसके सामने एक अच्छा इंसान होने का दिखावा करना चाहती थी, पर ध्रुव जास्मिन की असलियत जानता था। पर अब ध्रुव बिल्कुल बदल गया था। जास्मिन ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा। वो कौन था जिससे तुम अभी बात कर रहे थे? क्या तुमने योगेश को फोन किया था? इतना कहकर जास्मिन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं शायद तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर रही हूँ। तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि योगेश कौन है। जास्मिन को विश्वास ही नहीं था कि ध्रुव योगेश जैसी शख्सियत को भी जानता होगा, पर उसके ताने सुनकर ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला। सच में? जास्मिन ने ध्रुव का मजाक बनाते हुए आगे पूछा। अच्छा, जब उसने तुम्हें अभी फोन किया तो उसने क्या कहा? ध्रुव ने ईमानदारी से कहा। उसने कहा कि वो नोएडा से सब कुछ विथड्रॉ करने जा रहा है। ये सुनकर जास्मिन एकदम शॉक्ड रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव को नोएडा के अलायंस के बारे में पता होगा। जास्मिन ने मन ही मन कहा, नोएडा से विथड्रॉ? क्या मजाक है। पर उसे ध्रुव से बात करना थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन तुरंत ध्रुव को ताना मारने के बजाय उसने अपने होंठ भींच लिए और मुस्कुरा कर बोली। तुम तो मजाक भी करने लगे। धीरे धीरे तुम हर फील्ड में माहिर होते जा रहे हो। ध्रुव को भी लगा कि ये कुछ अजीब था। जास्मिन के बात करने का तरीका एकदम से बदल गया था। उसने अभी अभी ध्रुव पर हाथ चलाया था। अभी कुछ ही मिनट बीते थे और ऐसा लग रहा था जैसे जास्मिन किसी दूसरी लड़की में बदल गई हो। इसके बाद जास्मिन ने ध्रुव को बाय कहा और हॉस्पिटल से बाहर चली गई। जास्मिन की इंटर्न भी उसके इस कदम से हैरान थी। उसने जास्मिन को अजीब तरह से देखकर पूछा। मिस मेहता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपने इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? उसकी इंटर्न को लगता था कि जास्मिन इस समय इतनी केपेबल थी जिसे चाहे उसे गायब करा सकती थी। अगर जास्मिन चाहेगी तो ध्रुव को जीने का मौका मिलेगा और अगर वो नहीं चाहेगी तो ध्रुव नोएडा में जिंदा नहीं रह पाएगा। जास्मिन चुपचाप हंसी और कार में आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। ध्रुव से निपटने का कोई मतलब नहीं था। जास्मिन अच्छे से जानती थी कि उसने ही ध्रुव को छोड़ा था। जास्मिन ने अपनी इंटर्न से कहा, उस बेवकूफ में दिमाग लगाने से अच्छा है कि मैं अपने दिमाग को सही जगह लगाऊं। अभी मुझे बहुत जरूरी काम करने हैं। इतना कहकर जास्मिन ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुरा दी। भले ही उसने इंटर्न को मना कर दिया हो, पर असल में वो ध्रुव के साथ खिलवाड़ करना चाहती थी। पर वो इसके लिए खुद रिस्क लेना नहीं चाहती थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि जास्मिन को अभी और भी कई इंपॉर्टेंट काम करने थे। जास्मिन ने इंटर्न से पूछा, क्या तुमने स्टार अवार्ड बिल्डिंग के मैटर पर कुछ किया है? हाँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है। मुझे देखने दो। जास्मिन ने लिस्ट देखी तो नाराज हो गई। लिस्ट में पहला नाम तृप्ति जिंदल का था। जास्मिन गुस्से में थी।
जैसे ही उसने तृप्ति का नाम देखा, उसे समझ में आ गया कि ध्रुव नोएडा क्यों आया था। जास्मिन ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को मोड़ लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी दिलचस्प होंगी। उसने इंटर्न से कहा, आओ पहले हम लोग स्टार अवार्ड बिल्डिंग में चलते हैं, कैलाश हमें जाने नहीं देगा। इसके साथ ही जास्मिन ने फिर पूछा, क्या तुमने उस लड़की की फोटो ली थी? हाँ मिस मेहता। इंटर्न ने तुरंत जवाब दिया और साथ में शगुन की फोटो भी जास्मिन को दिखा दी। जास्मिन ने शगुन की फोटो को देखकर मुस्कुरा कर कहा, वेल डन, बहुत बढ़िया फोटो ली। फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को मैं तुमको डिनर पर अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनकर इंटर्न खुश हो गई। जास्मिन शगुन के लिए कुछ तो प्लान कर रही थी। शगुन इन सब से अनजान थी। उधर हॉस्पिटल में जास्मिन के जाने के बाद शगुन एकटक ध्रुव को देख रही थी। शगुन ने ध्रुव को अपनी बाहों में पकड़ लिया और धीरे से उसके चेहरे को छुआ। फिर उसने नाराज होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? अभी वो बेहुदा लड़की कौन थी? शगुन ने जब जास्मिन के बारे में पूछा तो ध्रुव ने कुछ भी नहीं छिपाया और ईमानदारी से जवाब दिया। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। उसकी बातें सुनकर शगुन और भी दुखी होते हुए बोली, वो तुम्हें कैसे धमका सकती है? अगर मैं नोएडा में किसी को नहीं जानती तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ध्रुव को कोई भी ऐरा गैरा धमका लेगा। रुको और देखो मैं उससे कैसे निपटती हूँ। ध्रुव ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो एक बेवकूफ है, उसे इग्नोर करो। शगुन का चेहरा गंभीर था। मैं उसकी बदतमीजी क्यों बर्दाश्त करूं? मैं नहीं सह सकती। ये कुछ भी नहीं है। मुझे अभी स्टार अवार्ड बिल्डिंग जाना है। तुम जाकर आराम कर लो। जवाब में शगुन ने हामी भर दी। उसने ध्रुव को दिखाया कि वो मान गई है। और जैसे ही ध्रुव उसकी नजरों से दूर गया, शगुन ने तुरंत अनिका को एक मैसेज भेजा। अनिका, क्या तुम नोएडा में किसी को जानती हो? यह सवाल सुनकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा। शगुन को ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव की मदद के लिए उसे कुछ करना होगा। वहीं अनिका जानती थी कि ध्रुव कौन है और वो क्या कर सकता है। शगुन को ये नहीं पता था कि ध्रुव कितना ताकतवर था। अनिका ने जवाब में मैसेज किया, मैं ज्यादा तो नहीं, पर कुछ लोगों को जानती हूँ। अनिका ने मैसेज का जवाब दिया। किसी ने ध्रुव पर हाथ चलाया है। यह सुनकर अनिका ने अपना माथा पीट लिया। अनिका जानती थी कि ध्रुव अब उसे छोड़ेगा नहीं। अनिका बहुत हैरान थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने रिश्ते की खातिर शगुन के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने रिप्लाई किया, ठीक है, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हारा वाला बहुत महान इंसान है। मैं अभी कुछ करती हूँ। इतना कहकर अनिका ने एक स्माइली भेज दी। ये देखकर शगुन के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने मैसेज भेजा, You're the best. मुझे तुम पर विश्वास है। इसके साथ ही अनिका ने फोन रख दिया और नोएडा की न्यूज देखने लगी। अगले ही पल एक न्यूज ने उसका ध्यान खींचा। योगेश मित्रा नोएडा सर्कल को छोड़ रहा है। न्यूज को देखते अनिका समझ गई कि ध्रुव ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ध्रुव को नोएडा गए अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता था और वो सारी दुनिया बदलने को तैयार था। अनिका ने मन ही मन कहा, तुम्हारा ध्रुव खुद ही इतना पावरफुल है, लेकिन फिर भी तुम चाहती हो कि मैं मदद करूं। अनिका ने नाराजगी भरे अंदाज में कहा, पर असल में उसके होठों पर हंसी थी। वो शगुन के कॉल का इंतजार कर रही थी। स्टार अवार्ड बिल्डिंग नोएडा में। पिछले इंसिडेंट के बाद अब स्टार अवार्ड बिल्डिंग में गर्ल्स ग्रुप ने फिर से रीऑर्गेनाइज होना शुरू कर दिया। ऑडिशन के बाद जो लड़कियां सिलेक्ट की गई थीं, वो सभी काफी खूबसूरत थीं, जो सिंगिंग और डांस में भी अच्छी थीं। तभी जास्मिन भी आ गई और आते ही सीधे डायरेक्टर के ऑफिस की ओर चल दी। जास्मिन डायरेक्टर विनोद के पास गई और अपनी ताकत दिखाने के इरादे से फोल्डर को जोर से मेज पर पटक कर दहाड़ते हुए बोली, क्या तुम लोग अंधे हो? इस प्रोग्राम के राइट्स बहुत महंगे बिके हैं। अगर हम लोग इसे ठीक नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमा पाएंगे? जास्मिन अंदर आते ही गुस्से में थी। उसे देखकर वहां मौजूद डायरेक्टर्स, स्क्रीन राइटर्स और बाकी का स्टाफ हैरानी से उसकी ओर ही देख रहा था। प्रोग्राम ने अपने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया था। सारा स्टाफ अपना काम ठीक से कर रहा था। और आज जास्मिन का ये रूप देखकर डायरेक्टर विनोद ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन जास्मिन का अंदाज बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था मानो वो सबको खा जाना चाहती हो। जास्मिन उस फीमेल ग्रुप के जजेस में से एक थी। हालांकि बाकी लोग जास्मिन को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वो सभी लोग जास्मिन को सपोर्ट करते थे, उसे इज्जत भी देते थे। और ये सब केवल कुंदन की रेपुटेशन के कारण था। कुंदन मित्रा कॉम्प्लेक्स का होने वाला वारिस था। अभी काफी यंग था और कुंदन के पास अपने फैसले लेने या दूसरों के फैसलों को बदल देने की ताकत भी थी। लेकिन जास्मिन केवल कुंदन के दम पर लोगों से ऐसे बात कर रही थी, हालांकि उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। जास्मिन को इस तरह से बात करते देखकर डायरेक्टर ने गुस्से में कहा, अब जब सब कुछ ठीक से चल रहा है तो तुम किस बात से नाराज हो? किसकी कंप्लेन कर रही हो जास्मिन? डायरेक्टर बहुत खुश था
सब कुछ ठीक से चल रहा था। प्रोग्राम की अच्छी डिमांड थी, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था और ऑडिशन का काम भी पूरा हो चुका था। जास्मिन ने नाराजगी में अपना सिर नीचे कर गुस्से से तृप्ति के नाम की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़की पहली पोजीशन में कैसे आ गई? आपने इसमें क्या खास देखा? मैं कहना चाहती हूँ कि पहली पोजीशन में और चाहे किसी को भी रख लो, पर ये लड़की बिल्कुल नहीं चलेगी। डायरेक्टर विनोद ने हैरानी से जास्मिन की ओर देखकर मन ही मन कहा, मुझे ऑर्डर देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? लेकिन उसने जास्मिन को कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई और सीधे कह दिया, ये मित्रा कॉम्प्लेक्स ने तय किया है। विनोद की बात सुनकर जास्मिन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी को फोन लगाते हुए कहा, तो ठीक है, मैं खुद देखती हूँ। तुम मित्रा कॉम्प्लेक्स का नाम लेकर मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। डायरेक्टर ने जास्मिन के फोन पर नजर डाली तो पता चला कि जास्मिन कुंदन को कॉल करने जा रही थी। डायरेक्टर को समझ में आ गया कि मामला सीरियस होने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसे रोकने वाला था, जास्मिन की कॉल लग गई। पर कई बार ट्राई करने के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया तो जास्मिन ने डायरेक्टर विनोद से कहा, देखो विनोद, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर तृप्ति को अगर ग्रुप में सबसे आगे रखा जाएगा तो ये प्रोग्राम के लिए अच्छा नहीं होगा। बस उससे कोई भी बहाना बनाकर उसे हटा दो। अभी विनोद कुछ कह पाता तभी दरवाजे से किसी की तेज आवाज आई, मैं देखूं तो तृप्ति को बाहर निकालने की बात कौन कर रहा है? किसने तृप्ति के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की है? इस आवाज को सुनते ही डायरेक्टर विनोद के कान खड़े हो गए। कमरा बहुत छोटा था और इसमें यह आवाज गूंज रही थी। वो भला कैसे नहीं पहचान पाता कि ये आवाज किसकी थी? ये डायरेक्टर विनोद के आइडियल योगेश की आवाज थी। योगेश ने लंबी बाजू वाला एक कुर्ता पहन रखा था। डायरेक्टर विनोद के पास आते ही उसने फिर से पूछा, किसने कहा कि तृप्ति सेंटर में नहीं हो सकती? डायरेक्टर विनोद का शरीर कांप उठा। उसका फैसला सही था। वहीं जास्मिन हैरानी से उसे देख रही थी। जास्मिन योगेश को नहीं जानती थी और फिर योगेश ने कुर्ता पहन रखा था, नहीं तो वो योगेश का बैज देखकर अंदाजा लगा लेती। वो बेहूदगी के साथ बोली, मैंने? इतना कहकर जास्मिन थोड़ा पीछे को मुड़ी और अपने पैरों को क्रॉस करके मेज पर रख दिया। उसे ऐसी बदतमीजी से बैठता देखकर योगेश हैरान था। उसकी नजरें जास्मिन पर टिक गई थीं। अचानक उसे याद आया कि ध्रुव ने उससे नीले सफेद रंग के बैज के लेवल के बारे में पूछा था। हालांकि ये बैज भी जास्मिन का था नहीं, उसने कुंदन का बैज लगा रखा था। मित्रा कॉम्प्लेक्स में लड़के और लड़कियों के बैजेस अलग अलग थे। जास्मिन का बैज देखकर योगेश ने मन ही मन कहा, कहीं ये वही लड़की तो नहीं? इसने ध्रुव के साथ भी बदतमीजी की होगी। पर फिर भी योगेश ने जरा सा भी गुस्सा नहीं किया। उसने शांति से पूछा, आप कौन हैं और आपके पास कुंदन का बैच कैसे आया? और जास्मिन पता नहीं किस नशे में थी, उसे कुंदन पर बहुत ज्यादा ही विश्वास था। जास्मिन ने बेशर्मी के साथ कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि मैं कौन हूँ या मुझे ये कहाँ से मिला। ये सुनकर डायरेक्टर विनोद भी हैरानी से कभी जास्मिन को तो कभी योगेश को देख रहा था। जास्मिन ने फिर कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? जास्मिन सचमुच बेवकूफ थी। इतना बड़ा आदमी इतनी पोलाइटली बात कर रहा था। जास्मिन उसे जानती तक नहीं थी, फिर भी इतनी बेशर्मी से कैसे बात कर सकती थी? डायरेक्टर विनोद चाहता था कि आगे बढ़कर जास्मिन को समझाए कि वो किससे बात कर रही थी, पर जास्मिन बहुत बदतमीज थी और विनोद आज उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। योगेश ने एक ठंडी सांस लेकर पोलाइटली कहा, मैं कौन हूँ? मैं मित्रा फैमिली का हेड हूँ। जास्मिन अभी भी नहीं मानी। उसने योगेश का मजाक बनाते हुए कहा, ओह, अगर तुम हेड हो तो फिर मैं भगवान हूँ। वैसे तुम मित्रा फैमिली के हेड की एक्टिंग अच्छी करते हो, पर तुम्हारी परेशानी क्या है? क्या इस तृप्ति को तुम्हें अपनी रखैल बनाना है? सच कहूं, मेरे पास तृप्ति के सारे काले कारनामों की लिस्ट है। उसे भी लड़कों के साथ खेलने में मजा आता है। मुझे तुम्हारे और तृप्ति के रिश्तों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे फेवर करोगे तो मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगी। जास्मिन अपने पैर टेबल पर रखकर बेशर्मी से अपना शरीर हिलाते हुए बोल रही थी। योगेश ने जब जास्मिन के मुंह से ये सुना तो गुस्से से पागल हो गया। ये बेहूदी लड़की योगेश के लिए कुछ भी बोलती, और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि ध्रुव की तृप्ति के लिए एक गलत शब्द भी मुंह से निकाले। ध्रुव के लिए नहीं, अब उसे अपनी फैमिली की इज्जत के लिए जास्मिन को मारना ही था। योगेश ने अपना हाथ उठाया और सीधे जास्मिन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए गुस्से में कहा, एक बार फिर से मिस्टर गिल की गर्लफ्रेंड के लिए एक शब्द भी मुंह से निकाला तो जबान खींचकर गले में लटका दूंगा। जास्मिन कितनी भी पावरफुल बने, पर थप्पड़ खाने के बाद वो रोने ही वाली थी। उसने योगेश की ओर देखकर कहा, क्या तुमने मुझ पर हाथ चलाया?
जास्मिन के आंसू गिरने लगे। उसके आंसू इस बात पर आ रहे थे कि योगेश ने उसे मारते वक्त मिस्टर गिल का नाम लिया था। पर जास्मिन की बात सुनते ही योगेश ने मेज पर दोनों हाथ मारते हुए जास्मिन की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, हाथ चलाया, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? हाँ, मैंने ही तुम्हें मारा। जाओ, जाकर चाहे तुम पुलिस को बुला लो या किसी और को, मुझे किसी से कोई डर नहीं। तुम मित्रा कॉम्प्लेक्स का बैज पहनकर बाहर जाकर लोगों को धमकाती हो, क्या ये काफी नहीं है? क्या तुम मरना चाहती हो? जास्मिन थोड़ी हैरान थी। योगेश को ये सब कैसे पता चला? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये सच में मित्रा कॉम्प्लेक्स का हेड योगेश मित्रा ही था। जास्मिन तुरंत कुछ नहीं कह सकी, लेकिन इस थप्पड़ ने जास्मिन को उसकी हैसियत बता दी थी। अब तक यहाँ काफी लोग आ गए थे। उनमें से एक ने कहा, मिस्टर मित्रा, आप यहाँ? आप हमें बुला लेते। वहां काफी लोग आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो सभी योगेश की गुड बुक्स में आना चाहते थे, इसलिए सभी चापलूसी भरे अंदाज में बात कर रहे थे। योगेश ने सभी लोगों को देखा। उसने कुछ देर पहले ही अनाउंस किया था कि मित्रा फैमिली नोएडा सर्कल छोड़ देगी, इसलिए नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर छोड़ने के अनाउंसमेंट के बाद वो सीधे स्टार अवार्ड बिल्डिंग में आ गए थे। मिस्टर मित्रा को पता था कि ध्रुव की प्रेमिका तृप्ति भी यहाँ काम कर रही थी। ध्रुव के पास रिसोर्सेज थे और उसे रणनीति बनाना भी आता था। आगे आने वाले समय में नोएडा शांत होने वाला था। योगेश को ध्रुव ने पहले भी एक बार बहुत मुश्किल से बचाया था, नहीं तो नोएडा की पॉलिटिक्स ने उसे भी अपने दलदल में खींच लिया होता। इसलिए योगेश इस बार हर कीमत पर ध्रुव की मदद करने वाला था और तृप्ति की भी। सभी को सामने खड़ा देखकर योगेश ने कहा, मेरे यहाँ आने का कारण कुछ और नहीं, मैं बस तुम लोगों से मुझ पर एक एहसान करने के लिए कहना चाहता हूँ। योगेश की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। आज पहली बार योगेश ने किसी से मदद के लिए कहा था। एक शख्स ने आगे आकर कहा, एहसान नहीं सर, आप जान भी मांगे तो हमें आपके लिए मरने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो, हम जान भी दे देंगे। ये देखकर योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, अगर ऐसी बात है तो आज रात की डिनर पार्टी मेरी तरफ से। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो जान देने को भी तैयार हैं। मुझे तुम सबको पार्टी देनी होगी। योगेश की बात पर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। इतना कहकर योगेश ने वहां के माहौल को थोड़ा शांत करते हुए कहा, याद रखो, तृप्ति भविष्य में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितनी दूर जाएगी ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी ने उसे छूने की हिम्मत की या उसे कंट्रोल करने के लिए नियमों का हवाला दिया या कोई गंदी चालें चलने की कोशिश की तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर विनोद ने अपनी छाती थपथपाकर उससे वादा किया कि कोई तृप्ति को छेड़ने की गलती नहीं करेगा। योगेश की बात सुनकर जास्मिन पूरी तरह से हैरान थी। उसने मन ही मन कहा, हद है, आखिर ये हो क्या रहा है? ध्रुव ने तृप्ति के लिए ऐसा गॉडफादर कैसे ढूंढ लिया? नहीं, ये सही नहीं था। जास्मिन ने एक पल के लिए सोचा और तुरंत अपना सिर हिलाया। ये सब इतना सिंपल नहीं था। योगेश की आंखों में तृप्ति के लिए इज्जत थी। जास्मिन ने बस इसके बारे में सोचा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। ध्रुव अमीर था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि ध्रुव अपने पैसे के दम पर तृप्ति को रिवॉर्ड दिला दे। तभी ध्रुव भी वहां पर आ गया। जब जास्मिन ने ध्रुव को स्टार अवार्ड बिल्डिंग से अंदर आते देखा तो हैरानी से खड़ी उसे देखती रही। वहीं योगेश की नजर भी ध्रुव पर गई तो वो खुशी से मुस्कुराया और अपने आसपास के लोगों से कहा, चलो, ये बातें आगे भी होती रहेंगी, अभी मुझसे मिलने कोई आया है। इतना कहकर योगेश ध्रुव की तरफ चल दिया। सामने शीशे की दीवार थी जिस पर योगेश का चेहरा साफ दिख रहा था। जास्मिन अपनी जगह से ध्रुव और योगेश दोनों के चेहरों को देख सकती थी। उसे हैरानी हो रही थी कि योगेश अपने हर कदम के साथ ध्रुव को और भी ज्यादा इज्जत देते हुए जा रहा था। उसे हैरानी थी कि कोई ऐसा भी था जिसे देखकर योगेश भी अपना सिर झुका देता है, और वो कोई और नहीं था बल्कि ध्रुव था। वही ध्रुव जिसे कभी जास्मिन जरा भी इज्जत नहीं देती थी। पर जास्मिन बहुत चालाक औरत थी। उसने कई लड़कों को ठगा था। वो अच्छे से जानती थी कि ध्रुव की उम्र के लड़के कितने सिंपल होते हैं। भले ही शुरुआत में उन दोनों के बीच अनबन हो गई हो, फिर भी ध्रुव के मन में उसके लिए कुछ इमोशंस तो होंगे ही। जास्मिन ने एक बार कंफर्म करना चाहा कि वो योगेश ही था या कोई और, इसलिए जास्मिन ने गूगल खोला तो होम पेज पर आ रही खबरों पर उसका ध्यान गया। योगेश मित्रा नोएडा सर्कल को छोड़ रहा है। जास्मिन को लगा ये कैसा मजाक था। मित्रा फैमिली नोएडा छोड़कर क्यों जाएगी? इतनी ताकतवर फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, तो वो नेशनल कैपिटल रीजन छोड़कर क्यों जाना चाहती है? जास्मिन ने सोचा कि ये सिर्फ एक अफवाह होगी, लेकिन जब उसने थोड़ा और खोदा तो पता चला कि सारी खबरें सच थीं।
योगेश ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अनाउंस करते हुए कहा था कि आज से मित्रा कॉम्प्लेक्स को नेशनल कैपिटल रीजन सर्कल से बाहर ले लिया जाए। जास्मिन के रोंगटे खड़े हो गए। यह खबर उसे ध्रुव ने पहले ही दे दी थी, पर तब जास्मिन ने उस पर विश्वास नहीं किया था। जास्मिन ने ध्रुव की ओर देखा, फिर उसने अपने मन में कोई फैसला लिया और ध्रुव की तरफ चल पड़ी। ध्रुव के सामने पहुंचकर जास्मिन ने अपने बाल ठीक किए और ध्रुव से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जास्मिन की यह हरकत देखकर योगेश हैरान था। योगेश ने कई बेशर्म औरतें देखी थी, लेकिन जास्मिन उनसे कहीं आगे जा चुकी थी। वो अभी तक तृप्ति का विरोध कर रही थी। जब उसे एहसास हो गया कि योगेश और ध्रुव एक दूसरे को जानते थे तो एकदम अलग इंसान की तरह बिहेव कर रही थी। पर ध्रुव ने जास्मिन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, ना ही उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ ही आगे बढ़ाया। पर तभी ध्रुव की नजर जास्मिन के गालों पर पड़ी। ध्रुव ने जास्मिन के गाल देखे तो पूछे बिना नहीं रह पाया। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ध्रुव से हमदर्दी मिलते ही जास्मिन ध्रुव के करीब आने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे थप्पड़ मारा क्या? जास्मिन के गाल देखकर लग रहा था कि थप्पड़ बहुत जोर से मारा गया होगा। ध्रुव ने पीछे मुड़कर योगेश की ओर देखा। पता नहीं क्यों पर योगेश थोड़ा सा डर गया था, जिसे देखकर जास्मिन हैरान थी। ध्रुव सच में इतना पावरफुल था कि योगेश भी उसके सामने डर रहा था। योगेश अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था तो ध्रुव ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने किस हाथ से उसे थप्पड़ मारा? योगेश ने थोड़ा डरते हुए अपना दायां हाथ उठाकर कहा, इस वाले से। ध्रुव ने फिर गुस्से से पूछा, तुमने उसे कैसे मारा? योगेश थोड़ा घबरा रहा था। ध्रुव ने बहुत सीरियस होते हुए कहा, मैंने तुमसे बस ये दिखाने के लिए कहा था कि तुमने उसे थप्पड़ कैसे मारा। स्टार अवार्ड बिल्डिंग में सभी लोग हैरानी से उसे ही देख रहे थे। वो सभी अपनी भौहें कसकर योगेश को घूर रहे थे। योगेश भारी दबाव में था, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। यह देखकर जास्मिन अपने दिल की गहराई से खुश थी। ध्रुव ने योगेश से उसे थप्पड़ मारने के लिए कहा था, लेकिन क्या उसमें ऐसा करने की हिम्मत थी? जास्मिन बहुत खुश थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो योगेश पर दबाव बना पाएगी। योगेश कुछ नहीं कर सकता था। ध्रुव ने उसे जास्मिन की तरफ धकेलते हुए कहा, हाउ डिड यू स्लैप हर? दिखाओ मुझे। अंत में योगेश ने फैसला कर लिया। उसने दिल कड़ा करते हुए कहा, मैंने इसे ऐसे थप्पड़ मारा। इतना कहते ही योगेश ने जास्मिन के गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया और इस बार वाला पहले वाले से ज्यादा खतरनाक था। योगेश ने ध्रुव को दिखाने के लिए जास्मिन को एक और थप्पड़ जड़ दिया था। यह देखकर जास्मिन हैरान खड़ी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि योगेश ध्रुव के सामने उस पर हाथ चलाएगा। वो आंखों में आंसू भरकर रोनी सूरत बनाते हुए ध्रुव की ओर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो, ध्रुव देखो, उसने मुझे थप्पड़ मारा। वहीं ध्रुव ने योगेश से कहा, मैंने देखा इसने सच में तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा। योगेश और जास्मिन दोनों हैरानी से मुंह बाए ध्रुव को देख रहे थे। इसका क्या मतलब था? क्या ध्रुव का इरादा जास्मिन को थप्पड़ मरवाने का था? वैसे ध्रुव का भी यही इरादा था। जास्मिन ने ध्रुव पर भी हाथ चलाया था। ध्रुव उसे इग्नोर कर देता, पर जास्मिन ने शगुन पर भी हाथ चलाया था। ध्रुव उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता था। जास्मिन को यह थप्पड़ पड़ता देख ध्रुव को कुछ राहत मिली। यह थप्पड़ पूरी स्टार अवार्ड की बिल्डिंग में लगभग सभी ने देखा था। इसकी गूंज दूसरे कोने तक भी साफ सुनाई दी थी। इसके अलावा अब जास्मिन में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। ये थप्पड़ लगा तो जास्मिन के चेहरे पर था, पर इसका असर नोएडा में उसके भविष्य पर पड़ा था। आज से जास्मिन का करियर खत्म हो गया था। जिस लड़की को योगेश ने थप्पड़ मारा हो, उसके साथ काम करने की हिम्मत कौन करेगा? जास्मिन ने ध्रुव को अजीब नजरों से देखा, मानो वो ध्रुव को खा जाना चाहती हो। उसने गुस्से में हाँफते हुए कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मेरा नाम जैस्मिन है ध्रुव। मैं उनमें से नहीं हूं जिसके साथ कोई खिलवाड़ कर सके। जास्मिन को इस तरह ध्रुव से भिड़ता हुआ देखकर योगेश ने भी राहत की सांस ली। उसे लग रहा था कि ध्रुव उसे हाथ चलाने के लिए डांटेगा, पर अब पता चला कि ध्रुव तो खुद चाहता था कि जास्मिन मार खाए। ध्रुव अपना गुस्सा निकालना चाहता था, ना कि योगेश को डरा रहा था। हालांकि जैसे ही योगेश ने राहत की सांस ली, वैसे ही जोर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। सबकी नजर उस तरफ गई तो देखा योगेश का ड्राइवर बाहर से भागता हुआ अंदर आ गया। वहां बहुत से लोग थे। सर, बाहर। ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, नोएडा के बहुत सारे लोग यहाँ आ गए हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर योगेश ऐसे ढीला पड़ गया मानो उसने हार मान ली हो। स्टार अवार्ड बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट पर कई लोग मौजूद थे, पर उनमें न तो मीडिया रिपोर्टर्स थे और ना ही कोई आम आदमी। बाहर लग्जूरियस कारों का तांता लगा हुआ था। योगेश को पता था कि जैसे ही वो एनसीआर छोड़ने की बात करेगा तो ये सब होगा।
एक बार जब ये बिखरना शुरू हो गया तो और भी मुश्किलें आएंगी। बाहर देखकर ध्रुव ने कहा। इतना शानदार प्रदर्शन। योगेश ने लंबी आह भरी और दरवाजे से बाहर चला गया। चलते वक्त उसने ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल, मैं इसे संभालता हूँ, आप इसकी चिंता ना करें। ध्रुव ने तुरंत हामी भरते हुए कहा। ठीक है। ध्रुव की इस बात का मतलब था कि वो योगेश को खाई में धकेल रहा है। योगेश और ध्रुव दोनों जानते थे कि अगर अलायंस बन गया तो उसके ओपोनेंट भी उसे दबा देंगे। ऐसे हालात में केवल ताकतवर इंसान ही टिक पाता था। तभी दरवाजे के बाहर से तेज आवाजें सुनाई दी। बाहर निकलो। योगेश, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। बाहर तमाशा शुरू हो चुका था। ध्रुव ने निहाल को मैसेज भेजा। क्या तुमने उसके साथ डील पूरी कर ली है? जिसे देखकर निहाल ने जवाब दिया। एनसीआर के लोगों का रिएक्शन बहुत तेज है। जब मैंने एनसीआर छोड़ा था तब मैंने बहुत से लोगों के अधिकार छीन लिए थे और एक नया नियम भी बना दिया था। जिस पर ध्रुव ने पूछा, कौन सा नियम? ध्रुव के सवाल पर निहाल ने जवाब दिया, जो लोग एनसीआर छोड़ेंगे वो मारे जाएंगे। ध्रुव ने वापस मैसेज किया। और ये समाज नियम कानून के हिसाब से चलता है। निहाल ने कहा। यही तो परेशानी है, क्योंकि ये एक कानूनी समाज है। इससे निपटना और भी कठिन है। अब जब योगेश के लोग ही उसे ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनका लीडर यदुवीर होगा। ध्रुव ने दरवाजे से बाहर देखा और कंफर्म कर लिया कि वास्तव में ये यदुवीर ही था। यदुवीर योगेश का दूसरा बड़ा भाई था और मित्रा फैमिली में उसका काफी इन्फ्लुएंस था, पर योगेश के मुकाबले वो कहीं नहीं टिकता था। जब मित्रा फैमिली मुश्किल में थी तो योगेश ने अकेले ही अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ी थी। योगेश बाहर गया और यदुवीर ने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन तभी ध्रुव ने उसका हाथ रोक लिया। यदुवीर हैरान था। उसने ध्रुव को देखकर गुस्से में कहा, तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। ध्रुव ने कहा, तुम लड़ना चाहते हो? ध्रुव की आंखों में यदुवीर को खत्म करने की चाहत थी, जिसे देखते यदुवीर के पैर ढीले पड़ गए और वो ध्रुव से नजरें बचाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर उसके पीछे मौजूद सभी लोग दंग रह गए। यदुवीर ने चिल्लाकर भीड़ को सुनाते हुए कहा, मित्रा फैमिली को रोकने की हिम्मत कौन कर रहा है? फिर योगेश को देखकर बोला, योगेश, तुम्हें क्या हो गया है? मित्रा फैमिली के हजारों लोग तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम बेवकूफ हो? तुमने एनसीआर छोड़ने का फैसला क्यों किया? एक बार परिवार में डिस्कस तो कर लेते। योगेश ने कुछ नहीं बोला। समय आ गया था, पर नोएडा छोड़ना सबसे बड़ी परेशानी थी। अपने इस फैसले से वो मित्रा फैमिली का दुश्मन बन गया था। उसके इस फैसले से सभी नाराज हो गए थे। योगेश ने यदुवीर से कहा, भाई, मैं तुम्हारी पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन मित्रा फैमिली को राजधानी छोड़नी होगी। योगेश की बात सुनकर यदुवीर ने दहाड़ते हुए कहा, भाड़ में जाओ योगेश, हम एनसीआर नहीं छोड़ेंगे। उसने भीड़ को भड़काने के लिए चिल्लाकर कहा, आओ दोस्तों, देखें इस मामले में मित्रा कॉम्प्लेक्स का क्या रिएक्शन है। उनकी भी बात सुन लें। जिसे सुनकर सैकड़ों लोग चिल्लाए। हम भी इस फैसले से अग्री नहीं हैं। यदुवीर ने योगेश की ओर देखकर पूछा, सुना? क्या तुमने सुना लोग क्या कह रहे हैं? योगेश ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे इसकी पहले से ही उम्मीद थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग यही चाहते हैं तो जो लोग आज मेरे साथ जाना चाहते हैं वो मेरे पीछे आए, और जो लोग नहीं आना चाहते हैं वो मित्रा कॉम्प्लेक्स में ही रुकें। मैंने एक झटके में ये फैसला नहीं लिया है। मैंने इस बारे में काफी सोच समझकर यह प्लान बनाया है। मैं आप सभी को आगे ले जाना चाहता था। मैं जानता हूं कि यहां सभी फैमिली वाले लोग हैं, उनके बच्चे हैं और वो जाने को तैयार नहीं हैं। मैं एक बार पहले भी इससे गुजर चुका हूं, लेकिन मैंने तब भी हार नहीं मानी थी, और आज मैं दोबारा वही करने जा रहा हूं, और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम फिर से जीतेंगे। योगेश काफी एक्सपीरियंस था। वो कई कॉलेज लेक्चर्स में गया था। जब वो बोलता था तो हर शब्द साफ और पावरफुल होता था। उसकी बात सुनकर लोग हैरान रह गए। सभी जानते थे कि मित्रा कॉम्प्लेक्स में योगेश के बिना सब बिखर जाएगा, पर योगेश के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक सन्नाटा छा गया। यदुवीर भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। योगेश किसी को फोर्स नहीं कर रहा था। उसके और योगेश के बीच बहुत बड़ा अंतर था। योगेश की बातों ने तुरंत लोगों के दिलों में हलचल मचा दी थी। योगेश ने देखा कि यदुवीर कुछ कहने जा रहा था, इसलिए उसके बोलने से पहले ही खुद बोल पड़ा। भाई, तुम ये बच्चों की खातिर कर रहे हो। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रहा हूँ। यदुवीर लोगों को भड़काना चाहता था, पर योगेश ने उसे चुप करा दिया था। योगेश की रेपुटेशन के सामने मित्रा फैमिली के बाकी मेंबर्स के पास कुछ भी कहने की ताकत नहीं थी। इस जगह से कुछ दूरी पर, एक शांत जगह पर, सड़क के किनारे एक रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी, जिसमें बैठा एक शख्स चुपचाप योगेश को घूर रहा था।
मामला काफी पेचीदा था। अगर ये कहा जाए कि एनसीआर एक बड़ा सर्कल था, तो मित्रा कॉम्प्लेक्स उस सर्कल का सेंटर था। रोल्स रॉयस कार में बैठे एक शख्स ने दूसरे से कहा, सर, उस योगेश ने हमें धोखा दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? कार की पिछली सीट में बैठे एक महंगे कोट पहने शख्स ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। निहाल का बहुत बड़ा चेला है। उसने सिगार का गहरा कश लेकर ध्रुव को देखा। ध्रुव योगेश के पीछे खड़ा था। ध्रुव को देखकर वो दरिंदगी के साथ बोला, अलायंस बेलगाम होता जा रहा है। क्या वो इसे करने में सीरियस हैं? निहाल, तुम दिन में सपने देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस जगह को बदला जा सकता है? तुमको क्या लगता है तुम सारे एम्बिशियस लोगों के इस अलायंस को तोड़ लोगे? इतना कहकर उस शख्स ने अपना सिगार फेंक दिया। उसकी बात ड्राइवर की समझ में नहीं आई। ड्राइवर ने पूछा, सर, आपका मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जवाब में उस शख्स ने हंसते हुए कहा, मित्रा फैमिली को सबक सिखाना होगा। अपना सबक सीखने के बाद वो शांत हो जाएंगे। ये ध्रुव, इसे भी सबक सिखाओ। अब उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा। पर उसकी बात अभी भी ड्राइवर के पल्ले नहीं पड़ी। उसने पूछा, मुझे अभी भी ठीक से समझ नहीं आया। जिस पर उस शख्स ने हंसते हुए कहा, मित्रा कॉम्प्लेक्स को जला दो। इस बार ड्राइवर ने सिर हिलाया और कहा, क्या आप सीरियस हैं? हम मित्रा कॉम्प्लेक्स को जला दें? जवाब में उस आदमी ने इमोशनलेस शक्ल के साथ कहा, देखो, अब इस कॉम्प्लेक्स की कोई वैल्यू नहीं बची है। जब हम उनकी एकमात्र ताकत को खत्म कर देंगे तो सभी को पता चल जाएगा। आज मित्रा कॉम्प्लेक्स को इसकी कीमत चुकानी होगी। हमसे गद्दारी करने वालों को भयानक मौत मरना होगा। उधर स्टार अवार्ड बिल्डिंग के बाहर यदुवीर ने कंफ्यूजन के साथ योगेश को देखकर कहा, भाई, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है और तुम मित्रा फैमिली में अपनी रेपुटेशन भी जानते ही हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर तुमने मित्रा फैमिली को धोखा दिया तो क्या होगा? मित्रा फैमिली को एक आखिरी मौका दिया गया है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं। देखो, अगर तुमने ये सब बंद कर दिया तो वो लोग मित्रा फैमिली को छोड़ने को तैयार हैं। ये सच है कि मित्रा फैमिली देश के किसी भी अलायंस से भी बड़ा है। हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन तुमको इस पर एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। वो लोग जो मित्रा कॉम्प्लेक्स में तुम्हारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी और कहा कि तुम छोड़ कर जा रहे हो, तो मित्रा फैमिली जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर योगेश की आंखें भर गईं। वो पीछे मुड़ा और उसने अपनी आंखें ध्रुव पर जमा दी, मानो वो पूछ रहा हो, मिस्टर गिल, हमें क्या करना चाहिए? वो लोग पूरी मित्रा फैमिली के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे थे। अगर मित्रा फैमिली तबाह हो गई तो ध्रुव की सारी इमेज भी खत्म हो जाएगी। ध्रुव ने मुस्कुरा कर कहा, लेट मी हैंडल इट। ध्रुव के मुंह से ये बात सुनकर योगेश को लगा जैसे वो सदमे से उबर गया हो। उसने शांति से कहा, मिस्टर गिल, सॉरी टू ट्रबल यू। पर उसके पास ध्रुव पर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। ध्रुव ने उसे देखकर सिर हिलाया और निहाल को एक मैसेज भेजा। उन्होंने एक्शन ले लिया है। निहाल को तुरंत समझ में आ गया कि ये दिया का काम रहा होगा। इस समय पूरे एनसीआर की सिक्योरिटी वही संभाल रही थी। निहाल बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने कहा, डोंट वरी, वो लोग मित्रा फैमिली के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। निहाल के मुंह से इतना सुनकर ध्रुव ने अपना फोन जेब में रख लिया और राहत की सांस ली। उसे देखकर योगेश भी शांत हो गया, लेकिन यदुवीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने ध्रुव को हैरानी से देखते हुए योगेश से पूछा, क्या ये लड़का तुम्हें सपोर्ट दे पाएगा? भाई, तुमने जिंदगी बहुत समझदारी से काटी है, अब मूर्ख मत बनो। उसे ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि मित्रा फैमिली को बाहरी आदमी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, वो भी एक लड़के से। आखिर ये ध्रुव था कौन? उसने ध्रुव को पहले कभी नहीं देखा था। शहर के बड़े डॉन से उसकी तुलना करना तो दूर की बात है। योगेश को चुप देखकर यदुवीर ने दोबारा पूछा, तुम उसके जाल में क्यों फंस गए? योगेश कुछ नहीं कर सका। वो यदुवीर के पास गया और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर यदुवीर चौंक गया। वो योगेश को देखकर फुसफुसाया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? योगेश ने सीरियस अंदाज में कहा, भाई, तुमने खुद ही कहा है कि मैं एक समझदार इंसान हूं। मैं मित्रा फैमिली के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूं। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं फैमिली को बर्बाद होने दूंगा? यदुवीर ने हैरानी से ध्रुव को देखा। उसकी आंखों में अब ध्रुव के लिए बहुत इज्जत थी। यदुवीर ने सख्त लहजे में कहा, अगर वो आज रात मित्रा फैमिली को बचा ले गया तो मुझे और कुछ नहीं कहना। योगेश ने ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव स्टार अवार्ड बिल्डिंग से बाहर निकलकर सीधा मित्रा कॉम्प्लेक्स जा रहा था। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, दरवाजे पर 2 बीप की आवाज आई। ध्रुव ने नजर डाली तो देखा कि अनिका खड़ी थी, जो उसे ही ढूंढने यहाँ आई थी। ध्रुव कार में बैठा और अनिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा,
शगुन को तुम्हारी काफी फिक्र थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें हॉस्पिटल में किसी ने धमकाया था। अनिका के अंदाज में ध्रुव के लिए मजाक था। उसने ध्रुव का मजाक बनाते हुए आगे कहा, क्या तुम्हें तुम्हारी एक्स ने धमकाया था? मैंने सुना है कि तुमने उससे मार भी खाई है। ध्रुव ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा। आजकल खबरें कितनी तेजी से फैल जाती हैं। अनिका ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। तो क्या ये गलत खबर है? ध्रुव ने कुछ सोचकर आगे कहा, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? शगुन ने कहा और तुम तुरंत यहाँ चली आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नोएडा से कहीं गई ही नहीं? सारा दिन मेरा पीछा करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? ध्रुव ने उसे घूर कर देखा। यह सुनते अनिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, सपने देखना बंद कर दो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्टार अवार्ड बिल्डिंग के बाहर जास्मिन सदमे में खड़ी थी। ध्रुव का आज का रूप देखकर वो हैरान थी। अब जास्मिन के लिए ध्रुव के करीब पहुंचना भी मुश्किल था। जास्मिन ने ध्रुव को अनिका के साथ GTR पर चढ़ते देखा तो अपने आप से बोली, ध्रुव तुम तो सच में बहुत बड़े आदमी बन गए, बट डोंट वरी, तुम मेरे हो। मुझे तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता निकालना होगा। ध्रुव और अनिका यमुना एक्सप्रेसवे से मित्रा कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे थे। अनिका ने ध्यान दिया कि कोई उनका पीछा कर रहा था। अनिका ने मुड़कर अपने पीछे की कार की ओर देखा। एक रोल्स रॉयस थी। उसने कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो अच्छी बात है। अनिका ने ध्रुव की ओर देखा। अगर ये सब पहले कभी होता तो अनिका सोचती कि ध्रुव हीरो बन रहा है, लेकिन अब आयरलैंड में जो कुछ हो रहा था उसे देखकर अनिका ध्रुव की फैन हो गई थी। अनिका ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या तुमने पहले से ही जाल बिछा रखा है? ध्रुव ने जवाब में केवल अपना सिर हिला दिया। अनिका ने उससे इशारे में फिर पूछा तो ध्रुव ने कहा, हालांकि जाल सही नहीं है। जब निहाल और मैं आयरलैंड गए थे तो जिन ताकतों से हम मिले थे उनसे जीतना सच में बहुत कठिन था, पर फिर भी हम जीतने में कामयाब रहे। इसके दो कारण थे। एक, निहाल की एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैपेबिलिटीज और मेरे पास बहुत अच्छे लोग थे। इसके अलावा एक और कारण भी था। अनिका ने ध्रुव को कभी इतना सीरियस होते हुए नहीं देखा था। उसने पूछा, क्या कारण था? ध्रुव ने कहा, कोई पर्दे के पीछे से हमें सपोर्ट कर रहा था। ध्रुव ने हाईवे के किनारे एक ढाबे को देखकर अनिका से कहा, कार रुको, मुझे टॉयलेट जाना है। अनिका ने उसे गुस्से से देखकर कहा, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना, एक कार हमारा पीछा कर रही है, चुपचाप बैठे रहो। ध्रुव बस मुस्कुरा दिया। अनिका को न चाहते हुए भी गाड़ी रोकनी पड़ी। जब वो बाथरूम से बाहर आए तो उनका पीछा करने वाली रोल्स रॉयस उनकी कार के जस्ट पीछे खड़ी थी। उसे देखकर अनिका थोड़ी हैरान थी। उसने अपनी कार का दरवाजा जोर से बंद किया। पीछे जाकर उस कार वाले से बोली, क्या तुम अंधे हो? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? अनिका का पारा चढ़ रहा था। गेल फैमिली की असिस्टेंट के तौर पर उसे रोल्स रॉयस जैसी कार से भी कोई डर नहीं था, पर रोल्स रॉयस कार में बैठा शख्स शांत था। वो आराम से सिगार पी रहा था।